Hello students, welcome to Deep Drisht Academy and Digital Smart Classes. I am DK मंडल और मैं आप लोग को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें कि मैंने आप लोग को 12th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट की हूं। जहां तक मैंने आप लोग को बताया हूं, आज उसका कुछ संक्षिप्त समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग कूलॉम के नियम पर आ जाएंगे और कूलॉम के नियम आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, एकदम पूछे ही पूछे जाएंगे कूलॉम का नियम। लेकिन कूलॉम के नियम को समझने से पहले हम लोग ये समझ लें कि आवेश होती क्या है, आवेश का गुण क्या है। ठीक, तो आज मैं थोड़ी सा उसको 1-2 मिनट डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ आप लोग के पास। ऐसे मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि आवेश होती क्या थी और आवेश का गुण। आवेश के गुण में 3 प्रकार के गुण पढ़े थे। पहला गुण था क्वांटमीकरण का गुण, दूसरा गुण था संरक्षण का गुण और तीसरा गुण था योज्यता का गुण। ठीक, तो इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, जहाँ क्वांटमीकरण के गुण में हम लोग पढ़े थे Q = ± Ne। ठीक, और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते ही हैं। ओके, संरक्षण के गुण में हम लोग पढ़े थे कि किसी आवेश को न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और न ही क्रिएट कर सकते हैं, यानी न तो उत्पन्न करेंगे आवेश को और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित करते हैं, ट्रांसफर किया जाता है केवल एक रूप से दूसरे रूप में। ठीक, और योज्यता के गुण में हम लोग पढ़े थे एडिशन प्रॉपर्टी में कि किसी वस्तु पर उपस्थित बहुत सारे आवेश हो तो उस वस्तु पर कुल आवेश का मान सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। ओके, तो हमने ये 3 गुण के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग कूलॉम के नियम के बारे में पढ़ेंगे कि कूलॉम का नियम होता क्या है। तो इसे समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि बिंदु आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे कि बिंदु आवेश होती क्या है। तो बिंदु आवेश जो है एक ऐसा आवेश है जिसकी बीमा बहुत ही नगण्य हो, माने जिसका आकार बहुत छोटा हो। जैसे कि मैंने कोई पॉइंट ले लिया तो वहाँ पर हम देखेंगे कि उस पॉइंट का, उस बिंदु का जो बीमा होगी, बीमा कहने का मतलब उसका लेंथ, ब्रेथ और मास, यानी कि उसका द्रव्यमान न होगा, न ही उसका लंबाई होगी और न ही उसका हाइट होगा। ठीक, तो ये सब बीमा होती है, यानी कि ऑल ओवर उसके आकार पर बीमा डिपेंड करनी चाहिए। लेकिन बिंदु आवेश एक ऐसा आवेश है जिसकी बीमा बहुत ही नगण्य होती है, यानी कि बहुत कम होगी। तो देखते हैं क्या होता है इस लेक्चर में और आ जाते हैं बिंदु आवेश। उसके बाद कूलॉम का नियम पढ़ेंगे और इस लेक्चर में इसी को हम डिस्क्राइब आगे करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों कि हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, वैद्युत आवेश के प्रकार पढ़े हैं। मैंने जो पहले पढ़ चुका हूँ उसको एक बार आप लोग को सामने उसे व्यू कर देता हूँ। यहाँ आवेश को 2 आवेश में समान प्रकृति और अलग अलग प्रकृति का लेते थे, जहाँ आकर्षण और प्रतिकर्षण होती थी। फिर आवेशन में आ जाते थे, चार्जिंग में होती थी, घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा और चालन द्वारा, जो तीनों दी गई है यहाँ पर आवेश। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और उसके बारे में सभी के बारी बारी से डिस्क्राइब कर चुके हैं आपके सामने। उसके बाद चालक पढ़े थे हम लोग और विद्युत रोधी, यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद विद्युत मात्रा का आवेश और इसकी बीमा को हम लोग पढ़ चुके हैं। विद्युत आवेश के संरक्षण का जो गुण बताया था मैंने आप लोग को, वो पढ़ चुके हैं अभी तक। फिर उस पर कुछ न्यूमेरिकल हम लोग ने किए थे। ये न्यूमेरिकल है कुछ पार्ट जो आप लोग को बता चुका हूं मैं। आवेश घनत्व पढ़े थे हम लोग। आवेश घनत्व
जो मैंने बताया था आप लोग को कि ये इस पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें केवल फार्मूला आप लोग को याद रखनी थी। 3 प्रकार के आवेश घनत्व होते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज के टॉपिक में पहले हम लोग बिंदु आवेश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो बिंदु आवेश मैंने अभी बताया कि बिंदु आवेश एक ऐसा आवेश है जिसकी बीमा नगण्य हो। नगण्य कहने का मतलब हुआ उसकी बीमा बहुत छोटा हो, ना के बराबर हो, ठीक। तो वैसी आवेश को हम लोग क्या कहेंगे? बिंदु आवेश कहेंगे। तो वही मैंने आप लोग को यहाँ सामने दिखाया हूँ। बिंदु आवेश एक ऐसा आवेश है जिसकी बीमा बहुत नगण्य होती है, अर्थात जिसका आकार बहुत छोटा होता है। तो इस प्रकार के आवेश को बिंदु आवेश कहते हैं। हाँ, इस प्रकार के आवेश को बिंदु आवेश कहेंगे। जैसे कि यहां हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं मैंने बोला Q, यहां पर एक पॉइंट लिया, पॉइंट यहां पर एक मैंने लिया हूं और मैंने बोला कि इस पॉइंट पर Q आवेश है। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि जो पॉइंट लिया गया है, क्या इसकी बीमा दिखाई दे रही है? इसमें कुछ न लंबाई है, न चौड़ाई है और न ही इसका कोई वजन है, ठीक। तो इसी प्रकार के बीमा आवेश को हम लोग बिंदु आवेश कहेंगे, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि दो समान प्रकृति के, मैंने इस फिगर में यहां देखिएगा ध्यान से, पहले फिगर में मैंने लिया हूं कि दो समान प्रकृति के आवेश के मध्य हमेशा प्रतिकर्षण होता है, यानी प्रतिकर्षण बल लगेगी। और दो असमान माने विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य हमेशा आकर्षण होता है, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक। तो दो समान प्रकृति के आवेश, यहाँ पर हमने कुछ फिगर द्वारा दिखाए हैं आप लोग को समझने के लिए, ताकि आसान हो समझने में। तो यहाँ पर दो स्ट्रिंग है, दो धागा है और इन दोनों धागा से, इन दोनों धागों से दो आवेश जोड़ दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। उसी तरह यहाँ भी दो आवेश ले लिया, फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहले जो धागा है उसमें -Q का आवेश लिया, दूसरे पर -Q2 का आवेश लिया। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर -Q1 Q2 मैं इसलिए लिया कि यहाँ पर हम समान प्रकृति के आवेश को दिखा रहे हैं, ठीक। हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि Q1 और Q2 का परिमाण एक जैसा हो भी सकता है और न भी हो सकता है। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर Q1 के जगह 2 कूलम लिया और Q2 के जगह हम 3 कूलम भी ले सकते हैं, ओके। अगर आप लेना चाहते हैं कि Q1 भी 2 कूलम का और Q2 भी 2 कूलम का, तो इस प्रकार हम समझेंगे कि यहाँ पर जो दोनों आवेशों के मध्य जो होगा वो हमेशा प्रतिकर्षण लगेगा, यानी कि प्रतिकर्षण बल लगेगी, ओके। तो जैसे ही इस Q1 को Q2 के नजदीक लाएंगे, ये इस पर बल लगाएगा और ये इधर की ओर धकेलेगी, मतलब कि बल की दिशा इधर की ओर होगी और Q1 पर Q2 के वजह से बल की दिशा इस डायरेक्शन की ओर होगी, ओके। अब दूसरे फिगर में भी वही है, यहाँ भी दो समान प्रकृति के आवेश लिए गए हैं, पहले में +Q1 और दूसरे में +Q2। यहाँ +Q1 आप +Q2 दोनों अलग अलग परिमाण का ले सकते हैं आवेश, या तो समान परिमाण का ले सकते हैं, लेकिन उसकी जो प्रकृति है, उसका नेचर है, वो एक समान रहेगा। अगर आप माइनस वाला ले रहे हैं तो माइनस वाला ही लीजिएगा और प्लस ले रहे हैं तो प्लस वाला लीजिएगा। इस तरह के दोनों आवेशों के मध्य हमेशा प्रतिकर्षण ही बल लगेगी, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। हाँ, विपरीत प्रकृति कहने का मतलब हुआ अलग अलग प्रकृति के, अलग अलग नेचर के। अगर एक आवेश आप माइनस में ले रहे हैं तो दूसरा आवेश प्लस में लेना पड़ेगा, ओके। अगर पहला आवेश आप प्लस में ले रहे हैं तो दूसरा आवेश माइनस में लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार के आवेश को जब
एक दूसरे के नजदीक लाएंगे तो वहां क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करेगा, एकदम सटने देगा एक दूसरे को। ओके, तो ये है। अगर आप नोट करना चाहते हो तो इसे नोट कर लो यहां से। यहां से तो नोट कर सकते हो, ठीक, या फिर पॉज करके वीडियो को देख लेना। अब आ जाते हैं हम लोग कूलॉम के नियम में कि कूलॉम का नियम कहता क्या है। कूलॉम का जो पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टीन कूलॉम। ऐसे हम लोग कॉमन भाषा में या कहीं भी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं आप लोग को, बोर्ड के लेवल के एग्जाम में, तो वहाँ में डायरेक्ट कूलॉम दिया रहता है, कहीं इसका नाम है बहुत बड़ा है। इसका जो नाम है मैं आप लोग को लिखा देता हूँ, ध्यान में रहेगा, नॉलेज में। यहाँ जो कूलॉम का पूरा नाम था वो है चार्ल्स ऑगस्टीन कूलॉम। इसका पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टीन कूलॉम। इसे केवल कूलॉम के नाम से यहाँ पर जानते हैं हम लोग, ठीक। उतना बड़ा नाम लेने में पेजे भर जाएगा, आप लोग को एक लाइन लिखता है, लिखते उसका नाम है, पूरा डिफिनेशन खत्म हो जाएगा। इसलिए हम पढ़ेंगे कूलॉम का नियम। तो कूलॉम का नियम होता क्या है इसे समझेंगे। ऐसे आप लोग को जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एक ही लाइन में दे दिया गया है, एक ही लाइन में पूरी डिफिनेशन को खत्म कर दी गई है, लेकिन मैं आप लोग को सुविधा के लिए इसे दो भाग में डिवाइड कर दिया हूं ताकि आप लोग को समझने में बहुत आसानी हो, ठीक। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने किस प्रकार उसको किया हूं, आप लोग देख लीजिए इसको। यहां पर मैंने कूलॉम के नियम के अनुसार मैंने फर्स्ट में ले लिया हूं एक पॉइंट और सेकंड में यहां पर ही दूसरा पॉइंट लिया हूं, और एनसीईआरटी में जो आप लोग को दिया हुआ है दोनों का निचोड़ एक ही में बताया है। इसीलिए स्टूडेंट को पढ़ने में वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है कि आखिर पहला जो नियम बोल रहा है वो कहाँ बोल रहा है, दूसरा नियम बोल रहा है वो कहाँ बोल रहा है, ठीक। तो मैं इसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया हूँ। फर्स्ट में जो आप लोग देखे हैं यहाँ पर कूलॉम ने जो पहला नियम बताया था, या तो पहली बार जो बोला था वो बोला था कि दो आवेश लिए थे, कूलॉम ने दो आवेश लिया और उन दोनों आवेश के बीच देखा कि एक बल लग रही है, उन दोनों आवेशों के बीच बल लग रही है और वो बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होती है, ठीक। तो वही बोला गया कि जो इन एक Q1 आवेश लिया और एक Q2 आवेश लिया, ठीक। तो इन Q1 और Q2 के बीच एक बल लग रहा है जिसको हम लोग F बोलते हैं, इसको इंडिकेट किया गया है F से। तो F जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो समानुपाती का आप लोग ऐसे चिन्ह देते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि समानुपाती इसको बोलते हैं। तो ये जो होगा समानुपाती Q1 और Q2, यानी कि Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होगा उन दोनों के बीच का बल, ठीक। Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होगा बल, जो दोनों के बीच बल लगे। वो बल आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, वो आवेश के नेचर पर डिपेंड करेगा, वो आवेश के प्रकृति पर डिपेंड करेगा कि आपने किस प्रकार के आवेश लिए हैं, माइनस में लिए हैं या फिर प्लस में लिए हैं, ओके, ठीक। वही फर्स्ट में यहाँ लिखाया हूँ मैं कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ओके। तो इसे नोट कर लो, पहला ये है, फिर दूसरा पेज में हम लोग आ जाएंगे। ओके, अब आ जाते हैं दूसरे में क्या बोला है वो।
यहाँ जो दूसरा पॉइंट में बोले थे गुलाम कि दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग कहने का मतलब स्क्वायर, जैसे कि मैं बोला कि 2 का स्क्वायर, तो क्या बोलोगे 2 के पावर 2, 3 का स्क्वायर 3 के पावर 2। उसी तरह r का स्क्वायर बोलूँगा या r का वर्ग बोलूँगा तो r के पावर 2। तो वही बोला है कि दोनों बिंदु आवेशों के मध्य, यानी कि 2 बिंदु आवेश लिए थे, उन दोनों के मध्य जो दूरी था वो r लिए थे हम लोग, जैसा कि फिगर में मैंने दिखाया अभी, वहाँ r है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन? उन दोनों आवेशों के बीच का बल। तो बल को हम लोग F से दिखा रहे थे, ठीक। अब इसके व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है 1/r² के, माने कि r यहाँ क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो ये दूसरे पॉइंट में गुलाम ने बताया था हम लोग को, ठीक। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ Q1 और Q2 2 बिंदु आवेश हैं, जो मैंने अभी अभी फिगर में दिखाया आप लोग को, जिसकी मध्य की दूरी r लिया गया है। अब समीकरण 1 और 2 से, जो समीकरण पहला में जो बताया था और यहाँ 2 में है, इन दोनों को निचोड़ मतलब कि एक में मिलाना चाहा गुलाम ने क्या बोला कि इन दोनों पॉइंट को हम एक में मिला देते हैं। तो एक में मिलाने के बाद जो बल की फार्मूला आया वो इस प्रकार आया है, देखिए F जो है समानुपाती Q1 इंटू Q2/r² को, वो कुछ नहीं किया, वो जो राइट हैंड साइड है उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है, राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दिया गया है बस। तो वही मल्टीप्लाई करके Q1 इंटू Q2/r² आया है। हाँ, अब यहाँ देखेंगे कि जब समानुपाती का, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो बोलते हैं हम लोग, ठीक, तो इसे इस साइन को हटाने के लिए हम लोग इक्वल टू यानी बराबर का चिन्ह देते हैं और बराबर की जगह इसके कांस्टेंट के साथ लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट के साथ लिखेंगे, या कांस्टेंट को हम लोग बोल सकते हैं समानुपाती नियतांक। क्या समानुपाती नियतांक किसको बोला जाता है? तो उन समानुपाती नियतांक को हम लोग यहाँ पर ही K से दिखाया, ठीक। समानुपाती नियतांक है K, तो K F इक्वल टू हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2/r², ठीक, Q1 इंटू Q2/r²। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये नोट कर लीजिए पहले आप लोग, उसके बाद मैं इसके नेक्स्ट बताता हूं। अभी तुरंत इसे नोट कर लो। ओके, आ जाते हैं हम लोग अब क्या, हाँ, गर्मी है तो पसीना तो आएगा ही, इसलिए मैं थोड़ा रुमाल पोंछ लेता हूँ, आप लोग को तब तक नोट करते हैं। तो अब यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ देखिए क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं इसके, ठीक। यहाँ आगे बढ़ने के बाद देखेंगे कि F क्या है, F क्या है, F क्या है, K क्या है, इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे बारी बारी से। तो यहाँ K बराबर 1/4πε0 है, 4πε0, इसको पाई बोलेंगे। फोर पाई एप्सिलॉन, ओके, क्या है 4πε0, 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। अगर इसको वेक्टर रूप में लिखना हो, सदिश रूप में लिखना हो, इसे हमें सदिश रूप में लिखनी है, तो F के ऊपर तीर का निशान लगाते हैं, तो 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²।
और यहाँ जो आर है ये यूनिट वेक्टर को बताती है, मतलब कि एकांक सदिश को बताएगी। क्या बताएगी? एकांक सदिश को। यहां देखें ऊपर के सूत्र। हाँ, अब बारी बारी से देखेंगे कि एफ क्या था, के क्या था, एप्सिलॉन नॉट क्या था। ओके, तो यहां देखते हैं हम लोग, यहां दिखाया गया है कि एफ बराबर जो है विद्युतीय बल या कूलम्ब बल है। क्या है? विद्युतीय बल या कूलम्ब बल है। ठीक, के क्या है? विद्युतीय बल नियतांक। के क्या है? विद्युतीय बल नियतांक कहते हैं। मैंने अभी बताया हूं कि के का मान हमेशा कांस्टेंट होगा, नियत होगा, और इसको समानुपाती का जो साइन हटाते हैं उसी के बदले इसे लिखा जाता है। तो के बराबर विद्युतीय बल नियतांक हो गई। एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन। इसको हम लोग एप्सिलॉन बोलते हैं। और एप्सिलॉन नॉट जो है एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इसको। यहां देख लीजिए, इसको बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट यहां जो होती है निर्वात या मुक्त आकाश की परावैद्युतांक होती है। क्या होती है? निर्वात या मुक्त आकाश की परावैद्युतांक। परावैद्युतांक जो यहाँ दिया हुआ मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि परावैद्युतांक होती क्या है। तब तक समझ लीजिए यहाँ की परावैद्युतांक है एप्सिलॉन नॉट। ओके, आर बराबर क्या है? बल की दिशा को निर्धारित करेगी। आर जो यहाँ पर मैंने दिया हूं, यहाँ पर ये जो आर दिया हूं ये बल की दिशा को बताएगी, मतलब बल किस दिशा में लग रही है। ठीक, और आर कैप इसको बोलेंगे हम लोग आर कैप। क्या बोलेंगे? आर कैप। आर कैप एक एकांक सदिश होती है। मैं आप लोग 11th में पढ़े होंगे कि एकांक सदिश कहेंगे जिसका परिमाण 1 हो, जिसका परिमाण 1 हो। ठीक, तो इसे नोट कर लें आप लोग, देख लें कि एफ क्या है, के क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, और आर कैप क्या है, और आर का मान कितना होता है। इसे नोट कर लें, मैं आगे बताऊंगा इसके बाद। ठीक, अब आ जाते हैं यहां। ध्यान दीजिएगा एक बात कि जो बल होती है यहां पर, जो बल लेंगे हमेशा बिंदु आवेश लेंगे, यानी कि बहुत छोटे आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, और उन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होगी वो बहुत ही बहुत कम होगी। ठीक, और तीसरा पॉइंट ये है कि वो जो दोनों आवेश होगा हमेशा स्थिर होगा, यानी वो गतिमान नहीं होगा, गति में नहीं होगा। एक जगह से मान लिया कि ये दो आवेश है तो उसी जगह लेंगे, एक ही जगह लेंगे, न तो इधर जाएगी न इधर जाएगी, एक ही जगह रहेगी। ठीक, इसी में कूलॉम का नियम सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मान लेते हैं कि ये दो आवेश लिया, ये दो आवेश लिया। अब मैंने बोला कि ये एक आवेश को हम घुमा रहे हैं, एक आवेश इस दिशा में जा रही है, तो बताइए कि यहाँ कूलॉम नियम लगेगा? यस, यहाँ लगेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि कम से कम एक आवेश तो स्थिर होना ही चाहिए। ठीक, अगर दोनों गतिमान है, दोनों मोशन में है, तो वहां पर कूलॉम का नियम सेटिस्फाई नहीं करेगी। कूलॉम का नियम वैलिड नहीं होगा जब दोनों आवेश
गतिमान हो, कम से कम एक आवेश गतिमान होना चाहिए, एक आवेश स्थिर होनी चाहिए। ओके, तो इतना ध्यान रखिएगा, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, ना कि दोनों आवेश को आप लोग गति में कर दिया, बोलेंगे कि यहाँ कूलॉम का नियम लगाएंगे, तो नहीं, दिस इज रॉन्ग। ओके, और इस पर मैं न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, तो न्यूमेरिकल बताने के टाइम क्या होगा, आप लोग का जो फार्मूला है वो एकदम ध्यान में रह जाएगा। ठीक, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, मैं धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाऊंगा, और हो सके तो आज या नेक्स्ट लेक्चर में ही आप लोग को बताऊंगा इसके बेसिक पर न्यूमेरिकल, जो आप लोग को बहुत इम्पोर्टेंट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे बता रहा हूं इस पर। देखिए, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। रोटेट कर दे। तो यहां पर हमने देखा कूलॉम का नियम और उसके सारे फंक्शन को यहाँ पर मैंने बताया। F इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 वाई आर स्क्वायर। तो F क्या थी, वहाँ पर विद्युत बल थी, यानी कूलॉम बल भी जिसको बोलते हैं हम लोग। K क्या था, 1/4πε0, यानी विद्युतीय बल नियतांक थी, जो समानुपाती के जगह पर आते थी इक्वल टू लगाने के पहले। ठीक, उसके बाद मैंने बताया कि 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ होती थी। ओके, Q1 और Q2 दो आवेश थी, और R दोनों आवेश के बीच का डिस्टेंस था। ओके, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि विद्युतीय बल का मात्रक तथा बीमा निकालेंगे कि क्या होगा विद्युतीय बल का मात्रक तथा बीमा। तो बल को हम लोग इंडिकेट करते हैं F से। बल को हम लोग इंडिकेट करते हैं F से। ठीक, इसका SI मात्रक हो जाएगी न्यूटन, और इसको इंडिकेट करते हैं N से, इसको इंडिकेट करेंगे N से। बल का CGS मात्रक, ठीक, यानी सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड में जो होगी इसकी मात्रक, वो डाइन होगी। ठीक, और इसको इंडिकेट करना चाहिएगा तो dy से इसको इंडिकेट कर सकते हैं। बल की बीमा निकालने के लिए MLT-2, अगर बीमा याद ना हो तो हम लोग इस फार्मूला के द्वारा भी बीमा निकाल सकते हैं बल का। F इक्वल टू ma। आप लोग ने 11th क्लास में ये पढ़े होंगे कि बल जो बराबर होता है वो द्रव्यमान गुने त्वरण का होता है, यानी m गुने एक्सीलरेशन, मास गुने एक्सीलरेशन। ठीक, तुम m को हम यहीं छोड़ देते हैं, और a का जो यूनिट होता है, a का यूनिट जो होगा वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। अब हम m को विमीय रूप में लिख रहे हैं, m को हम लोग विमीय रूप में लिख रहे हैं। यहां देखेंगे F बराबर क्या आती थी, m इंटू ए। m को उसी जगह छोड़ देंगे, a का हम लोग यूनिट लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, m का जो बीमा होती है वो m होगी, और मीटर लंबाई है, लेंथ है, मीटर क्या लेंथ है, इसलिए इसका बीमा l हो जाएगी। और सेकेंड क्या टाइम है, टाइम की बीमा t²। इसे जब कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा MLT-2, MLT-2। तो उस अगर याद ना हो बीमा तो इस तरीके से भी हम लोग बीमा को कैलकुलेट करके आंसर ला सकते हैं। ओके, अब बल एक सदिश राशि है, यहाँ बल एक
सदिश राशि होगी। ठीक, तो बल एक सदिश राशि है। कैसे इसे हम समझेंगे कि बल एक सदिश राशि है? जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इस फार्मूला में F इज इक्वल टू एम इंटू ए है। F इज इक्वल टू एम, ए जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि सदिश राशि होती है, जिसकी वजह से जो बल होता है वो भी एक सदिश राशि हो जाती है। ठीक, ऐसे भी यदि किसी वस्तु पर बल लगानी हो तो हम लोग क्या करते थे? किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए हम लोग क्या करते थे? उस वस्तु पर हम कह सकते हैं कि उस वस्तु को आगे ढक लेंगे या पीछे ढक लेंगे, या ऊपर ढक लेंगे या नीचे। तो जितना ऊपर नीचे या आगे पीछे कर रहे हैं उस वस्तु को, उसकी दिशा को हम दिखा रहे हैं। ठीक, और जितना बल लगा रहे हैं, जितना न्यूटन का बल लगा रहे हैं, वो उसकी परिमाण को बता गई। ठीक, बल की परिमाण को बताए। ठीक, तो हम कहेंगे कि बल एक सदिश राशि है। ओके, अब आ जाते हैं, अगर आप नोट डाउन कर लेना चाहते तो कर लीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग यहाँ कुछ नोट्स हमने लिखाए हैं आप लोग को, जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का इसमें निचोड़ है, मतलब कि जो अभी तक कूलॉम का जो नियम बताया उसका एक निचोड़ है। तो यहाँ देख लीजिए और इसे नोट भी कर लीजिएगा, आसान होगा आप लोग को तैयारी करने में एग्जामिनेशन का। तो विद्युतीय बल का नियतांक यहाँ दी हुई है, विद्युतीय बल का नियतांक। तो विद्युतीय बल के नियतांक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर जो दिया हुआ है विद्युतीय बल नियतांक, के को हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं? विद्युतीय बल नियतांक से करते हैं, और इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और इसका जो कुल मान होगा 9 इंटू 10 टू पावर 9, 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर होगी इसकी मात्रक। ठीक, अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। के का मात्रक जो होगा न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर, न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होगी। ठीक, ये अगर याद ना हो तो हम लोग इस तरह भी इसका मात्रक निकाल सकते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ हम देखते हैं इसका मात्रक निकालना है, के का मात्रक निकालना है। तो के का मात्रक निकालने के लिए हम कुछ पॉइंट पर ध्यान देंगे। एफ बराबर क्या होती थी? के इंटू Q1 Q2 आर स्क्वायर। ठीक, तो आर बराबर कितना आ जाएगी यहाँ पर, या के इज इक्वल टू कितना आ जाएगी? के बराबर आ जाएगी एफ आर स्क्वायर Q2, और एफ का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होगी। ठीक, और आर का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर। और क्यू क्या है? कूलम है, उसे इंडिकेट करते हैं कूलम से, उसका मात्रक कूलम होता है क्यू का। तो 2Q है, यानी कि 2Q है, तो ये क्यू स्क्वायर हो जाएगी। ठीक, क्यू स्क्वायर हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी बीमा पर। इसकी बीमा क्या होगी? इसका बीमा यहाँ देखिए, इसकी बीमा m पर पावर 1 L3T-4 A-2। ठीक, अब अगर बीमा याद ना हो तो बीमा अगर याद नहीं है तो हम कैसे उसको निकाल सकते हैं? आप 11th में पढ़े हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसी फॉर्मूला में के की बीमा निकालने, तो के की बीमा निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या? एफ का बीमा निकालेंगे। तो एफ का जो बीमा होगी ML T-2 हो जाएगी। ओके, आर की जो बीमा होगी वो क्या होगी?
एल स्क्वायर हो जाएगी, ठीक। क्यू की बीमा ए स्क्वायर टी, क्योंकि 2 क्यू है इसलिए ए स्क्वायर टी। जब इसे कैलकुलेट करिएगा आप लोग तो आ जाएगी एम एल थ्री टी माइनस 4 और ए माइनस 2, ये उसकी बीमा आ जाएगी। तो इस तरह भी आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। किसी भी राशि का, किसी भी क्वांटिटी का बीमा निकाल सकते हैं। उसकी एक नियम होती है, उस नियम को पालन करते हुए हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि निर्वात या मुक्त आकाश की प्रवैधुतांक पर आ जाता है। तो निर्वात या मुक्त आकाश की प्रवैधुतांक को हम लोग इंडिकेट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। क्या से? एप्सिलॉन नॉट से इंडिकेट करते हैं और इसका मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ओके, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर, ठीक। यहां पर आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम एप्सिलॉन नॉट का अन्य मात्रक देखते हैं, माने कि कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर के अलावा हम लोग देख रहे हैं अलग सब मात्रक। तो इसका होता है फैराड प्रति मीटर। ध्यान से इस चीज को देखिएगा क्योंकि ये बहुत कम लोग जानते हैं इस मात्रक के बारे में। यहाँ एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है फैराड प्रति मीटर। इस बार एग्जाम में भी ये पूछा गया है, इसलिए ये भी आई है, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में भी दे सकता है इस ऑब्जेक्टिव को। तो डायरेक्ट आई थी कि एप्सिलॉन नॉट का माने कि मुक्त आकाश की प्रवैधुतांक का जो मात्रक है वो क्या है। तो मुक्त आकाश की प्रवैधुतांक का जो मात्रक होगी वो फैराड प्रति मीटर होगी, ठीक। एप्सिलॉन नॉट की बीमा जो होती है m - 1 l - 3 t के पावर 4 और a स्क्वायर, यानी कि k के मात्रक के k की बीमा की उल्टा होगी उस एप्सिलॉन नॉट की बीमा, और k की मात्रक की उल्टा होगी एप्सिलॉन नॉट की मात्रक। ओके, अब हम यहां देखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए और मैं इस लेक्चर में यहीं तक स्टॉप करता हूँ, ठीक। अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कूलॉम की सीमाएं, कि आखिर कूलॉम की सीमा क्या क्या होती हैं और उसका लिमिटेशन कहाँ तक है, जो कूलॉम जो नियम दिए थे वो कहाँ कहाँ वैलिड है, ये देखेंगे। साथ साथ हम लोग उसके आगे बहुत सारे आवेशों को जब एक साथ लाया जाए तब उस पर बल कितना लगेगा, यानी कि अध्यारोपण के सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बहुल आवेशों के कारण विद्युतीय बल निकालते हैं। ओके, तो यहाँ आप लोगों ने यहाँ समझा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। और हमारी वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक, और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड को, ताकि इस तरह का नोट्स आपके फ्रेंड को भी मिल जाए, ठीक। ओके, तो और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले जो वीडियो है आप लोग के पास जल्दी पहुंच जाएगी, ठीक। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।